तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में। ये हमारा 10 का दम है और डेली हम 10 मिनट्स में यूपीएससी के द्वारा वेरियस एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यूज को यहाँ पे, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करते हैं और उनका रिसर्च भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस 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 या फिर आओ यहाँ पे एमसीक्यू लगाओ, नो, उनके ऑप्शन पे रिसर्च, ताकि वहां से अगर अगले साल पे वो क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, जो कि इनका ट्रेंड भी है ना, एटलीस्ट उन चीज़ों को हम यहाँ पे ब्रॉडली बहुत कवर कर सकें। तो आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं इन सेशंस को। डेली हम 5 पीवाईक्यूज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये 2024 में पूछे गए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, समझिए, पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। देखिए सिंपल है, बात बहुत सिंपल सी है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है रिसेंटली, अब देखिए ये क्वेश्चन इसने पूछा कहाँ से था, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ऑप्शन में है। ठीक 2 साल पहले 2022 के प्रीलिम्स में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था रिटेल डायरेक्ट गिल्ट फैसिलिटी से, आरडीजी अकाउंट से, क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली 2021-22 में रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी जो है इसकी जो अपर लिमिट है इसको इंक्रीज किया था, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट को। इस डायरेक्ट ये बेसिकली एक डायरेक्ट अकाउंट है। आरडीजी फैसिलिटी क्या है? आरडीजी के लॉन्च होने से पहले जो रिटेल इन्वेस्टर है हमारी और आपकी तरह, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय नहीं कर सकते थे आरबीआई से, ठीक है। हम डायरेक्टली आरबीआई से उसके ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे बाय नहीं कर सकते थे, समझ रहे हो? तो हम कैसे बाय करते थे? हम एग्रीगेटर्स के थ्रू बाय करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी डिपॉजिटरीज हुई, सीडीएसएल वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया। इसमें कुछ लोग एग्रीगेटर के तौर पे काम करते थे, कुछ ब्रोकर के तौर पे काम करेंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर उन ब्रोकर्स के पास जाएँगे, ब्रोकर को बोलेंगे कि हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, फिर आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर पाते हैं और नॉर्मली वो सेकेंडरी मार्केट में होता था। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट फैसिलिटी के लॉन्च होने के बाद अब रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करके डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? ऑब्वियसली इसमें एक अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है, लेकिन ठीक है, वो आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आरडीजी अकाउंट पे ही आप देखेंगे, ठीक है, एनडीएसओएम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ठीक है। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है आरबीआई का अलग से। सॉरी, नो, इट इज़ नॉट ऑफ आरबीआई, ये एसबीआई और ठीक है, देयर इज़ अनदर, ठीक है, बैंक जो उन्होंने, ठीक है, ये शुरू किया था, एनडीएसओएम। तो इस प्लेटफॉर्म पे वो जो है ट्रेड भी किया जाता है, सेकेंडरी ट्रेडिंग का ये प्लेटफॉर्म है। इस पे उन्होंने 2022 में क्वेश्चन पूछा था, वहीं से इन्होंने यहाँ पे अब ये ऑप्शन में डाल दिया कि क्या रिटेल इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ठीक है, या कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं, करते भी हैं, इसमें उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। करते भी हैं रिटेल इन्वेस्टर जो है, अगर कोई इन्वेस्ट करता होगा, ठीक है, किसी के पास कोई एंजल-उंजल ब्रोकिंग वगैरह कहीं पे कोई ऐप होगा, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऐप, तो वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। पेंशन फंड, भाई अगर रिटेल इन्वेस्टर आपके और हमारी तरह लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पेंशन फंड को तो करना ही है ना? पेंशन फंड और कहाँ से अपने लिए रिटर्न लाएगा? स्टेबल, ठीक है, स्टेबल इंस्ट्रूमेंट से। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इंस्ट्रूमेंट जहाँ से उसे रिटर्न मिलता रहेगा। तो पेंशन फंड भी करेगा, इंश्योरेंस कंपनी भी करेगा। इसमें कोई ज़्यादा, ठीक है, भाग भसड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर इज़ 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शंस, स्टेटमेंट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल्स एंड करेंसी स्वैप्स। इनमें से, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? अगेन यहाँ पे वही एलिमिनेशन की गेम लगती है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माने जहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही हो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट रियल, ठीक है, दे आर नॉट रियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट रियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये फॉर एग्जांपल जैसे आपके बैंक नोट हुआ, ठीक है, बैंक नोट, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी बैंक की, ठीक है, मान लो आपका बैंक का चेक हुआ, चेक, ये इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मान लो अगर कोई बॉन्ड हुआ, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। शेयर हुआ, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दे आर नॉट नॉट द रियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, मतलब जो रियल इकोनॉमी में इनका प्रेजेंस नहीं होता है। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछले साल उन्होंने पूछा था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स फॉर्म द पार्ट ऑफ रियल इकोनॉमी,
2023 में जब हम जाएँगे, तब आप पाएँगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं। सिमिलर नेचर का ये अभी क्वेश्चन है। अब देखो मोटर व्हीकल आप सभी ने गाड़ी चलाई है, क्या ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, ये इट इज़ अ रियल गुड भाई, ये आप दौड़ा रहे हैं, है ना? इसका आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप बार्टर सिस्टम में नहीं है कि हमसे हमारी ऑल्टो के10 ले लो और तुम हमें अपना ठीक है, एक ब्रांड न्यू वो दे दो, क्या है, किया कार्निवल दे दो, ऐसा नहीं है, ऐसे ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? ये हटा दो, ये हटा दो, 2 आपका हट गया। अब 1 तो ठीक है ही है, करेंसी स्वैप डेफिनिटली करेंसी स्वैप इज़ बेसिकली अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़, कंट्री ए एंड कंट्री बी। मान लो इन्हें लगे कि हमें डॉलर-डॉलर में भाई कहीं है ना, डॉलर, युआन वगैरह हमें किसी में ट्रेड नहीं करना है, हमें अपनी करेंसीज़ में ट्रेड करना है। तो दे विल स्वैप देयर करेंसीज़। दिस इज़ बेसिकली अ सिंपल सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर करेंसी स्वैप, ठीक है? तो 1 एंड 3 इज़ योर आंसर हियर। अब ये ईटीएफ क्या बोला है? ईटीएफ नाम ही है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये कुछ ऐसे फंड है, ठीक है? फंड की जब भी बात आए ना कहीं पे, दैट मीन्स कि ये एक एग्रीगेटिव मॉडल पे काम कर रहा है। फंड जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम एग्रीगेट कर रहे हैं, पैसा इधर से ले रहे हैं, कुछ उधर से ले रहे हैं, कुछ उधर से ले रहे हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कुछ ऐसे फंड हैं जिनका ट्रेड स्टॉक एक्सचेंजेस पे या फिर एक्सचेंज पे हो रहा है, किसी भी तरीके के, ठीक है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ कुछ ऐसे फंड होते हैं। अब ये किसी भी तरीके के होते हैं, फॉर एग्जांपल भारत 22 ईटीएफ है ना, है ना, 22 बड़ी कंपनियों के जो ईटीएफ है, एक ईटीएफ बन जाएगा। मान लो अगर हमें 22 या फिर ऐसे मानो कि निफ्टी 50 का हमने ईटीएफ बनाना है, तो वो ईटीएफ कैसे काम करेगा? मान लो आपने 100 रुपया डाला इस ईटीएफ में, तो ये जो 50 की 50 कंपनियां है ना इसमें, है ना, मान लो एक एक आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसका शेयर इस पूरे फंड में 13% है। एक कोई और कंपनी है बी, इसका शेयर 14% है, ठीक है? तो आपने जो ये 100 रुपया डाला, इस 100 रुपए का 13 रुपया ओआईएल में जाएगा, 14 रुपया बी बी कंपनी में जाएगा, कुछ और सी कंपनी होगी, समझ रहे हो? तो शेयर के हिसाब से जितना जिसका शेयर होगा इस पूरे फंड में, वो सब कंपनियों में इन्वेस्ट कंसिडर किया जाएगा। और इसकी जो एग्रीगेटिव वैल्यू होगी आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट के, वो इन सब के एवरेज वैल्यू, ठीक है? एवरेज वैल्यू ऊपर या नीचे होगी, समझ रहे हो? उन शेयर्स के एवरेज वैल्यू के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ऊपर नीचे होगी। इसमें डिविडेंड ट्रांसफर करने की, ठीक है, कोई बात नहीं होती है। ईटीएफ में आपको डिविडेंड ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे आपके निफ्टी बीज होता है, ठीक है? निफ्टी बी हुआ, है ना? और निफ्टी 50 हुआ, भारत बॉन्ड ईटीएफ हुआ, ठीक है? ऐसे ही आपके गोल्ड ईटीएफ होते हैं, है ना? सिल्वर ईटीएफ होते हैं। तो ये इनकी देखो ईटीएफ की अपनी वैल्यू नहीं है, ये गोल्ड की वैल्यू को ट्रैक कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे। निफ्टी बी की अपनी वैल्यू नहीं है, निफ्टी पे जो कंपनियां लॉन्च्ड है, ठीक है, जो निफ्टी पे कंपनियों के शेयर ट्रेड किए जा रहे हैं, उन कंपनियों के वैल्यू के बेसिस पे निफ्टी बी की जो है वैल्यू डिसाइड की जा रही है, अपनी नहीं है। सो इट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर वो आपको ये भी बोले कि ईटीएफ इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, यस, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अदर वैल्यू। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सॉरी, मैं 10 बार सॉरी बोल चुका हूँ, ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ। बात ये है कि मैं आजकल बीमार हूँ, तो ये सब चल रहा है साथ में। सो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, डेयरी फार्म, अच्छा ओके ओके। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से पेयर मैच है और कौन से मैच सही से नहीं है। कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज, डेयरी फार्म, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड वीविंग क्लॉथ, ठीक है? तो क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्टर में आता है? क्या डेयरी फार्म प्राइमरी सेक्टर में है? मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी में है? वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी में है? अरे लगाओ ज़रा, इसको सोचो, पढ़ो आराम से और फिर लगाओ ज़रा। अरे भैया, ये स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये सेकेंडरी में तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है एग्रीकल्चर प्राइमरी में है। आप फिर भी गलत हैं। देखो ये ऑप्शन तो गलत है, आप फिर भी गलत है, आपकी एक्सप्लेनेशन भी गलत है। बिकॉज इट इज नॉट एग्रीकल्चर, इट इज द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये यहाँ पे ट्रैप था। मान लो अगर वो यहाँ टर्शरी सेक्टर देता ना, ये टर्शरी सेक्टर अगर यहाँ पे ये लिख लेता, तो भाई ये टर्शरी सेक्टर करेक्ट होता। वाई? बिकॉज स्टोरेज इज अ सर्विस। आप अगर स्टोरेज दे रहे हैं, आपका कोई वेयर हाउस है, ठीक है, दैट इज अ सर्विस, वेयर हाउसिंग इज अ सर्विस, समझ लो? तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये बात सही है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है। बट इट इज रॉन्ग नॉट बिकॉज मतलब ये इट इज रॉन्ग, लेकिन सही प्राइमरी नहीं होगा,
वो टर्शरी होगा। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखो। फिर अगली बात कि डेयरी फार्म, हाँ बिल्कुल ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में आता है डेयरी फार्म प्राइमरी में। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी में नहीं भाई, मिनरल एक्सप्लोरेशन इज प्राइमरी एक्टिविटी, समझ रहे हो। अगला फिर वीविंग क्लॉथ, क्या ये सेकेंडरी में आएगा? अ, बिल्कुल ये सेकेंडरी में आएगा आपका, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। तो 2 4 कितने हुए ये? ठीक यार, ये हमने गलत किया, ऊपर वाला गलत किया, 2, ओनली 2 इज द राइट आंसर भाई, है ना। एकदम पचड़े जैसे क्वेश्चन है, ऐसे मैंने आज तक सीएससी में देखे नहीं थे। इस साल इन्होंने ये पूछते थे वो सीएपीएफ में, सीएपीएफ में वो पूछ लेते थे सीएससी, क्योंकि मुझे देखो हर एग्जाम का आइडिया है। मैंने सीएपीएफ भी दिया है, क्रैक भी किया है, ठीक है, 2 बार किया है। सीडीएस दिया है 4 बार दिया है, चारों बार मेरा क्रैक हुआ है। सीएससी मैंने दिया हुआ है, ठीक है, 4 बार दिया हुआ है, 3 बार मेरा प्री निकला हुआ है अपना, ठीक है, 110 प्लस मार्क्स से हर बार निकला हुआ है। तो मुझे आइडिया है कि कौन सा क्वेश्चन किधर आता है। अभी इन्होंने इस साल जो 2024 है इसमें पूरा एकदम चेंज कर दिया। सीडीएस के क्वेश्चन जाकर के देखना भाई, पतलून टाइट ना हो जाए, मैं बता रहा हूँ, पतलून ढीली ना हो जाए आपकी, मैं बता रहा हूँ। एकदम खात्मे वाले क्वेश्चन थे। कोई उसको वो, ठीक है, कह नहीं सकता है कि सीएससी और सीडीएस में डिफरेंस आया हुआ है। बहुत हेवी क्वेश्चन डाल रखे हैं इन्होंने सीडीएस में, सीएपीएफ में भी इस बार नहीं, लेकिन सीएससी इन्होंने ऐसा दे दिया। फिर जो सीएससी वाले थे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कि ऐसा भी सवाल आ जाएंगे इधर, मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे वो, अब है ना। फिर विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन, है ना, दिस इज वाई प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन योर लाइफ, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड बी प्रिपेयर्ड टू लूज एनीथिंग। ये चीजें ध्यान में रखो। अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सोच के करना कि यस आई एम गिविंग माय बेस्ट, ऑलवेज गिव योर बेस्ट, बट एट द सेम टाइम ये सोच के भी करना कि यार हो सकता है कि, है ना भी हो, तो ऐसा है कि जिंदा तो रहना है ना। जिंदा रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सांसें फूकनी है, फेफड़े भर देने हैं ना, फेफड़े नहीं है भाई, फेफड़े सब लोग भर रहे हैं। ट्राई टू रियलाइज योर क्रिएटिव फैकल्टीज इन सम वे और द अदर, ठीक है, और वो चीज़ें होंगी अपने हिसाब से होंगी, ठीक है, जय शंकर। बाकी आज सोमवार का दिन है। नेक्स्ट है कि फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फार्मर्स, अच्छा फार्मर का हल, कंप्यूटर, यान, जो एक तरीके से मतलब समझ रहे हो, जो ये वीवर वगैरह होंगे, क्या यान कैसे बताऊं मैं, मान लो अगर कॉटन का हो, ठीक है, तो उसकी जो वो ऐसी होती है ना, अरे गठियाँ समझ लो, तो और फिर है ना, कॉटन की गठियाँ, और ये फिर आपकी पेट्रोल। फिर बताया हुआ है कि व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ कैपिटल। सबसे पहले समझो कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जो कि देखो डिप्लीट होती है, जो डिप्लीट होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिप्लीशन एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट सारी कैपिटल होती है, जिस भी तरीके की भाई जिंदगी में, भाई दुनिया में कुछ भी अगर बना हुआ है ऊर्जा के अलावा, तो वो सब डेप्रिशिएट होगा, है ना। देर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉमन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मास भी सही नहीं है, मास भी आपकी, ठीक है, एनर्जी में बाकी फिर टर्न होता रहता है। देर इज ओनली वन थिंग दैट इज यूनिवर्सल एंड दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिबल, दैट इज एनर्जी। इसी का कंजर्वेशन होता है बस, बाकी सबका डेप्रिसिएशन होगा। हर चीज का जो आपकी लाइफ में है डेप्रिसिएशन होता है, हर तरीके की कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का भी, फिक्स्ड कैपिटल का भी। पर वर्किंग कैपिटल ऐसी है जो डिप्लीट भी होती है। डिप्लीट कैसे? मान लीजिए आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आप अगर है ना, आप अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे एम्प्लॉय को आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो दैट सैलरी इज योर वर्किंग कैपिटल, और ये आपके हाथ से डिप्लीट हो रही है, ये एम्प्लॉय के हाथ में सीधी, है ना, मतलब आपके स्टॉक से ये निकल रही है, डिप्लीट हो रही है, बाहर जा रही है, नंबर वन, समझ रहे हो। दूसरी बात कि ये ना एक रेकरिंग इन्वेस्टमेंट होती है, समझ रहे हो। वर्किंग कैपिटल एक तरीके की आपकी रेकरिंग इन्वेस्टमेंट है, जो कि प्रोसेस में, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजरल कैपिटल, प्रोसीजरल कैपिटल जो कि प्रोसेस में आपकी यूज हो रही है। जैसे यार्न हुआ आपका, है ना, प्रोसेस में यूज हो रहा है भाई यार, ये वर्किंग कैपिटल है ना। 1000 रुपए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तभी जाकर के आपको 2-3 गठियां मिलेगी, तभी आप एक जो है धागा निकाल पाएंगे, तो वो प्रोसेस में आपकी यूज भी हो रहा है, समझ रहे हो। सो वर्किंग कैपिटल कैन बी ऑफ दीज टाइप्स, डिप्लीटिंग टाइप और एक प्रोसीजरल टाइप, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल है भाई, जो एक बार लगा दिया, अब ये आपके आगे काम करता रहेगा,
काम करता है। डेप्रिसिएशन नो डाउट होगा, हल का डेप्रिसिएशन होगा भाई, उसकी आगे ब्लेड खराब हो जाएगी किसी ना किसी टाइम, नई ब्लेड डालनी पड़ेगी आपको हल में, है ना? जिसको पता ही नहीं है भाई कि हल की मूठ कहाँ से पकड़ते हैं, वो तो क्या ही सोचे कि हल क्या होता है। मैं उनको कह रहा हूँ जो गाँव के ठीक है, जिनको पता है कि हल नाम की गाइस एक चीज़ होती है, ठीक है? शहर के लोगों के लिए हल एक ऐसी चीज़ होती है, ठीक है? और वो ऐसे चलती है, आगे इधर बैल होते हैं, ऐसा होता है हल, ऊपर होती है इसमें मूठ, इसको यहाँ से पकड़ते हैं, तो इसकी आगे की ये ब्लेड कई बार खराब भी हो जाती है, तो नो डाउट इसका डेप्रिसिएशन होगा, बट भाई ये ना एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, ये चलती रहेगी आपकी। सो जो हल है ना, ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, ये एक फिक्स कैपिटल है। कंप्यूटर एक फिक्स कैपिटल है, ऐसा नहीं है कि आपको डेली कंप्यूटर डालना पड़ रहा है एक नया, है ना? यान जो है ये एक वर्किंग कैपिटल है। पेट्रोल जो है ये, यस, ये एक वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि पेट्रोल आपको बार बार लगाना पड़ जा रहा है। तो कितने हुए हमारे ये, पूछा गया है, करेक्टली मैच्ड, ठीक है, दो हो गए, ठीक है, ओनली टू। भाई टाइम भी 15 मिनट हो गया, यहीं पे क्लोज करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, कोई क्लोज नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन है ये कि गाइज ये जो पूरे जितने भी हमने ऊपर पढ़े क्वेश्चन वगैरह, जितना भी ये सब कुछ चल रहा है, ये हमारे एक कोर्स का ही हिस्सा है, ठीक है? उसी की स्लाइड्स हम यहाँ पे एक तरीके लिमिटेड वे में यहाँ पे, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको ठीक है, इतना ज़्यादा ये पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, डेली अगर आपको 40 से 50 पीवाईक्यूज अगर प्रैक्टिस करने हैं, तो यू ज्वाइन दिस कोर्स, प्रीलिम्स का पंचनामा, ठीक है? आप लर्नर के रिव्यू देख लेना, वेबसाइट पे देख लेना, है ना? ज़्यादा ही देखने हो तो टेलीग्राम पे आकर के देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 3000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है गाइस, ठीक है? ये भी आपकी एक वर्किंग कैपिटल ही है, डिप्लीट नहीं होगी, ये आपकी एक फिक्स कैपिटल है एक्चुअली, है ना? सिक्स्थ मंथ तक आपकी जो है ये 2025 प्रीलिम्स तक ये एक फिक्स कैपिटल रहने वाली है, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा पढ़ाना अगर आपको समझ में आता है तो। एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स वगैरह, प्रीलिम्स प्रैक्टिस, और खास बात ये है ना इस कोर्स की कि ये बाकी पीवाईक्यू, है ना, पीवाईक्यू प्रैक्टिस की तरह नहीं है, नहीं, आपको यहाँ टॉपिक वाइज चीजें मिलेगी भाई, टॉपिक वाइज। मान लो अगर बुद्धिज्म जैनिज्म आपको पढ़ना है, तो जैनिज्म पे सारे जितने पीवाईक्यू यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, प्लस जो भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो वहाँ पे एक जगह आपको मिलेगी। बस एक वीडियो खोलनी है, एक वीडियो 1 घंटे में क्लिक करो, पूरा पूरा सेशन रिवाइज करो। तो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, यू शुड ज्वाइन दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, मिलते रहेंगे।